आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन अब बात ये आती है कि गैल्वेनोमीटर कितने टाइप्स का होता है। गैल्वेनोमीटर जनरली इसको कैटेगराइज दो पार्ट में किया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर एंड द सेकंड इज वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। दो तरीके के होते हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। हालांकि वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जिसमें कॉइल घूम रही है, दैट इज वो गैल्वेनोमीटर जिसमें जो कॉइल है वो घूमती है, दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों में ही कॉइल का रोटेशन होता है। तो इसका मतलब अगर रोटेशन हो रहा है तो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है? उस प्रिंसिपल पे काम करे जो हमने अभी पढ़ा है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए और उसमें करंट फ्लो करा दिया जाए तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगेगा तो वो रोटेट करेगी। और अगर वो रोटेट करेगी तो क्या होगा? जितना ज्यादा करंट होगा उतना रोटेट करेगा, क्योंकि हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है? टॉर्क इज इक्वल टू NI/AB साइन थीटा। तो इसका मतलब दिस टॉर्क डिपेंड्स अपॉन आई। तो करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा उसके अंदर रोटेशन होगा। तो रोटेशन को काउंट करके, रोटेशन को मेजर करके, स्ट्रेंथ को मेजर करके हम ये पता लगा सकते हैं उसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। सो इस कॉन्सेप्ट को जब हमने मशीन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो मशीन बनी दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो बेसिकली इट इज अ डिवाइस which is used to measure the current directly in a circuit. अब वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा रगड़ टाइप का होता है कि आप इसको इजिली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। बट जो सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर होता है वो थोड़ा का सा डेलिकेट होता है। हालांकि इसकी जो एक्यूरेसी होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर बेटर होती है। तो इसलिए जो सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर होता है उसको लेबोरेटरी वर्क में यूज किया जाता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता कैसा है ये देखिए। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक स्टैंड है और इस स्टैंड के साथ यहाँ पे एक चैम्बर है, ये ग्लास का चैम्बर पूरा का पूरा। ये इस ग्लास चैम्बर के अंदर पूरा का पूरा सेटअप होता है। सेटअप कैसा है कि दो स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है ये वाली। और आपने देखा होगा ये मैग्नेट्स कुछ इस तरीके से कट हो रखी है। कट का मतलब ये इस तरीके से दिखेंगे अगर आप ऊपर से देखोगे इनको। तो इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे किया? सर्कुलर टाइप का बनाया। इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट क्यों बनी यहाँ पर उसको हम थोड़ा सा बाद में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयरन की एक कोर होती है, कॉइल होती है, जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, और उसको आपने इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हैंग कर देते हैं। क्लियर? और इसको हैंग करने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ओके, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से उसको हैंग कर दिया जाता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों यूज की जाती है उसको भी मैं जब आगे डेरिवेशन कराता जाऊंगा तो वहां पर आप इसको समझते चल जाएंगे। इसका अपर एंड फिक्स्ड होता है एक पिन से, और जो लोअर एंड होता है वो भी एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। यहाँ पर स्प्रिंग भी जो होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। इसका काम क्या होता है कि जब कॉइल रोटेट करती है तो इसमें जो टॉर्क जनरेट होता है उस टॉर्क को बैलेंस करता है, काउंटर करता है। तो ये काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि वो घूमना चाहेगा करंट की वजह से और ये इसको घूमने नहीं देगा, वापस अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? एक स्टेडी टॉर्क जनरेट होगा मूवमेंट कॉइल के अंदर, सडन मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। और
यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ होता है। ये मिरर बेसिकली किस पर्पज में यूज होता है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो लैंप एंड स्केल मेथड से मिरर की जो इमेज बनेगी उसको हम देखेंगे और उसके मेजरमेंट से हम पता लगाएंगे कि इसमें जो रोटेशन हुए हैं उन रोटेशन से कितना डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है। आजकल तो हम निडल यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला होता है ना नीचे, देखो ये वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है, देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, बीच में ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ हमने एक वायर की कॉइल बनाई है, उसके रोटेशन दिए हैं। ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, और इसके साथ हमने एक निडल लगा दी। अब जो आप लैब में अपने देखते हो वेस्टर्न कैलरीमीटर, उसमें निडल का डिफ्लेक्शन इजिली रीड कर लेते। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। लेकिन ये हमारे पास जो है ये वेस्टर्न, ये लंदन की एक लेबोरेटरी है, वहां पर रखा हुआ है, और ये ग्लास के चैम्बर के अंदर होता है। ग्लास चैम्बर में इसलिए रखते हैं इसको ताकि जो एयर की वजह से जो डिफ्लेक्शन है उसमें कोई चेंजेस क्रिएट ना हो। क्लियर? सो डिवाइस यूज्ड टू मेजर the small electric current of the order of microampere। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मूविंग कॉइल कनेक्टर होता क्या है। नेक्स्ट इज, सो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर हमारे पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। उस कॉपर वायर को हम एक रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल आपके पास जो फ्रेम होता है उस फ्रेम के ऊपर वाउंड कर देते हैं, तो जिससे वो हमारे पास एक कॉइल बन जाती है जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल होते हैं, और उसको हैंग कर देते हैं किस किसके बीच में, एक नॉर्थ और साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में। इन इट क्लियर? कॉइल से टच नहीं करते हैं इसको, कॉइल से फ्री रखते हैं। इसको भी क्यों यूज करते हैं, तो जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा आएगा वहां पर इन सारे हम कॉज को वन बाय वन किल करते जाएंगे कि इसको सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखा, ठीक है, और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया वो सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाया। वन बाय वन सारे पॉइंट हम किल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यस सर। व्हेन करंट पासिस थ्रू कॉइल क्या होगा, अ टॉर्क एक्ट्स, a torque acts and the deflection of coil measures the current. For a coil having n turns and A area, the torque on it, tau is equals to NIAB sin theta. If somehow I try to manage the N, A and B, so in that case the torque is proportional. Because of this torque, this starts rotating. Restoring torque C is equals to K into phi, where K is, सपोज आपके पास स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग हमारे पास एंड से कनेक्ट है, तो जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये देखिए, तो जब इसके ऊपर टॉर्क लगा होगा तो ये जो कॉइल है हमारे पास, ये कॉइल रोटेट करेगी, तो इसके रोटेशन से क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्प्रिंग के पास प्रॉपर्टी होती है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसने उसके ऊपर क्या बड़ी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो स्प्रिंग में रोटेशन क्रिएट होगा, रोटेशन की वजह से स्प्रिंग उसको वापस अपने नेचुरल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। बट क्योंकि इस केस में जो कॉइल है वो एक टॉर्क लगा रही है, तो स्प्रिंग भी रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा।
क्लियर? तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों आया? सो इफ दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज डिफाइंड बाय सी, सपोज आई कॉल इट बाय सी, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा कि जितने एंगल पे हमारे पास रिस्टोरेशन प्रोड्यूस हुआ है उतने एंगल पर कितने ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट हुई। तो दिस इज कॉल्ड C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ फाइव। अब याद करो हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू KX। K इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर जो K है वो क्या है हमारे पास, वो है कि कितने टॉर्शन इसमें जनरेट हुए पर एंगल पर। yes जो sir, फोर्स है वो लीनियर मोशन की वजह से जनरेट होता है, जो टॉर्क है वो एंगुलर पोजीशन की वजह से जनरेट होता है। दैट इज सिंपल। और स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसका लीनियर फोर्स पर यूनिट लेंथ और उसका टॉर्शन पर यूनिट एंगल दोनों सेम ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। क्लियर हुआ? सो जब yes हमारे sir, पास ये दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, मींस करंट की वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ और जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉइल जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। सो व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क, द सेटअप comes at equilibrium. So therefore, this K into phi should be equals to NIBA sin theta. Phi is the torsion angle for coil, or theta is the angle between area vector and the magnetic field. So we have to calculate current. So the I will be equal K in. So मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं K upon NBA, because these values are constant. So this phi will change and theta will also change. So I can say this I is proportional to phi upon sin theta. Current is directly proportional to phi. Phi means the moving coil galvanometer में जो जितने टर्न्स हुए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज विद थीटा. How can we measure the angle between the area vector and the magnetic field? This become quite complicated for us to measure. So या तो हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम उस थीटा को मेजर कर सके, मींस द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हमारे पास ये जो साइन थीटा वाला फैक्टर है ये खत्म हो जाए। अब साइन थीटा को मैं जीरो तो कर नहीं सकता, जीरो कर दिया तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो इफ आई समहाउ ट्राई, आई विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। को अगर मैं, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 90 डिग्री कब होगा, जब कॉइल को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए कि कॉइल किसी भी एंगल पर हो। दिस साइन become equals to 1. This is the principle of moving coil galvanometer. ये है हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हमारे पास सिचुएशन होगी, कोई ना कोई हमारे पास जो पोजीशन होगी, सपोज कॉइल ऐसे रखी है तो कोई ना कोई लाइन तो हमारे पास परपेंडिकुलर इसको पेनिट्रेट करी जाएगी। ऐसे रखी होगी तो ये वाली कर जाएगी, ऐसे रखी होगी तो ये वाली कर जाएगी, ऐसे रखी होगी तो ये वाली कर जाएगी। कॉइल किसी भी आप एंगल पर रखेंगे, कोई ना कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी ही होगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चूज करने से ये एडवांटेज होता है। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू फिक्स्ड है किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, ये वैल्यू फिक्स्ड है। और अगर ये फिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ हमें बताएगी। yes sir, तो सेंसिटिविटी क्या होती है, इफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट is able to produce a large deflection in this galvanometer, I will say my galvanometer is sensitive. अब ये सेंसिटिव दो तरीके से हो सकता है। पहली सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी और दूसरी होती है हमारे पास
voltage sensitivity. Current sensitivity is what? The deflection per unit current is called the current sensitivity. It means this phi upon I, this is called the current sensitivity. और phi upon I को कैसे निकालोगे बेटा? आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास? देखो यहां पर साइन थीटा तो हट जाएगा. phi upon I is NBA upon K. This is equals to NBA upon K. This is the expression for current sensitivity. And voltage sensitivity कैसे निकालेंगे? Deflection per unit voltage. So I can write is phi upon V is equals to I to R, where R is the resistance of coil. So I can write it like this, phi upon I as it is upon R. So यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि voltage sensitivity is equals to current sensitivity upon resistance of coil. यानी अगर मैं अपनी कॉइल का रेजिस्टेंस किसी तरीके से कांस्टेंट कर दूं तो उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी के इक्वल हो जाएगी. क्लियर? दूसरी चीज, यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये बन जाएगा NBA अपॉन KR. दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी. सो अब यहां पर जो सेंसिटिविटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? यहां पे देखो, एक तो डिपेंड कर रही है N पर, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स. एक डिपेंड कर रही है B पर, B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक डिपेंड कर रही है A पर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल. और एक डिपेंड कर रही है K पर, विच इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल फॉर द स्प्रिंग. तो अगर मैं N की वैल्यू बढ़ाता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी. बट नंबर ऑफ टर्न्स को मैं एक वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता. क्यों नहीं बढ़ा सकता? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज किया उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेना, ज्यादा से ज्यादा लेंथ यूज करना. तो जितना ज्यादा उसकी वैल्यू यूज करेंगे तो एक तो उससे वेट बढ़ जाएगा, उसका कॉइल का वेट बढ़ जाएगा. तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएंगी और उसको रोटेट कराने में जो इनर्शियल बिहेवियर है वो जाना चाहिएगा, जिस वजह से उसका सेंसिटिविटी, जो उसकी सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. दूसरा, अगर उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यूज करे तो उससे क्या होगा? वायर जितना ज्यादा यूज होगा बेटा उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा. और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी. सो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को एक फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता. तो एक तो ये प्रॉब्लम है. तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे. दूसरी चीज, बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा तो सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट्स. अगर आप स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी. तो प्रीफर करेंगे कि आप स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यूज करो. थर्ड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कॉइल को जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखेंगे तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू क्रॉस होगा तो उसकी सेंसिटिविटी उतनी बढ़ेगी. फिर प्रॉब्लम वही आती है कि बहुत बड़ा एरिया यूज करने से उसमें इनर्शियल बिहेवियर जनरेट हो जाएगा, रोटेशन इतना फिजिबल नहीं होगा. सो वी कैन नॉट इंक्रीज दिस एरिया बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. द नेक्स्ट इज K. K is the torsion constant for this spring. That's why we choose the phosphor bronze material. phosphor bronze material की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो हाईली कंडक्टिव होता है. कंडक्टिव होता है तो मतलब करंट जो होगा वो इजीली फ्लो कर जाएगा, उसका रेजिस्टिव बिहेवियर बहुत कम होता है. दूसरी चीज ये है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्प्रिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम रखे जाते हैं, तो जिसका टॉर्शन कांस्टेंट होता है. फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में कंडक्टिविटी अच्छी होती है और वो टॉर्शनल बिहेवियर कम शो करता है, जिस वजह से उसकी सेंसिटिविटी हाई हो जाती है. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रीजन ऑफ चूजिंग द फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल इन ऑर्डर टू मेक द सस्पेंडेड बिहेवियर एंड द torsion coil. Clear?
So these are the Yes, sir. factors which affect the sensitivity of a galvanometer. किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ मेरिट. अब फिगर ऑफ मेरिट होती क्या है, अब प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन क्या है. देखिए, फॉर एग्जांपल जो आपके पास स्केल है उस स्केल में कितने आपने ग्रेजुएशन किए हुए हैं आपको पता है. फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 100 पार्टीशन किए हुए हैं. क्लियर. और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट मेजर करता है वो आपको पता है. कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे पास मीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू लिखी होती है कि 16 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है. सो उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है. तो जब उसका फुल डिफ्लेक्शन होता है उसमें वो कितने एम्पियर रीड कर सकता है और उसमें उस डिफ्लेक्शन के बेसिस पर कितने ग्रेजुएशन किए गए हैं. सो द रेशियो ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस इज कॉल्ड द फिगर ऑफ मेरिट. और ये जो वैल्यू निकल के आती है ये उसकी सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल होती है. के अपॉन एनबीए. के आर नहीं होता बेटा, आर तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आता है. क्लियर हुआ. तो ये आपके पास बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एप्लीकेशन क्या है. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. सो इट कैन मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट. क्लियर. Yes, So if the sir. current is of microampere, a moving coil galvanometer can measure the current of microampere, but normal galvanometer cannot measure. Ammeter or voltmeter, they cannot able to measure the current of this microampere. So हम क्या कर सकते हैं? We can use this moving coil galvanometer in order to measure the voltage as well as the current. अब जो करंट मेजर करता है उस डिवाइस को बोलते हैं अमीटर और जो वोल्टेज मेजर करता है उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्टमीटर. So I can use galvanometer as ammeter or as voltmeter. So how can I convert this galvanometer into ammeter or this galvanometer into voltmeter? So this is the two applications of this galvanometer. गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या होता है. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आप दोनों साइड कर सकते हो, लेफ्ट साइड को भी कर सकते हो और राइट साइड में भी कर सकते हो. बट अमीटर में डिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही साइड में होता है बेटा. ठीक है, बस ये ध्यान रखना मेरे पास. Next topic is, so ammeter is what? An ammeter is a device which measure the current in a circuit. Clear? Yes, sir. So हम कैसे यूज करेंगे इसको. हमें पहली बात तो करंट मेजर करना है. करंट अगर मेजर करना है so it means the maximum current should pass through the ammeter. If maximum current is passing through ammeter, so it means the ammeter should have minimum resistance. रेजिस्टेंस अगर मीटर में ज्यादा होगा तो बेटा उसमें से करंट कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं. तो पहली चीज क्या हुई कि अमीटर के पास लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है. तो अगर मैं किसी परफेक्ट अमीटर की बात कर रहा हूं तो उसके पास रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0. बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन अमीटर टू कैरी द 0 रेजिस्टेंस because its coil itself has some resistance. So whatever the current that ammeter is measuring, that is somehow less than the actual value of the current which is passing through the circuit. So it cannot measure the exact value of current. That's why we use potentiometer in order to calculate the exact value. Why? Because potentiometer is based on zero deflection. It measures the current or it measures the voltage or in the situation when there is no current in the circuit. So it gives the Yes, exact value, true value. But this moving coil galvanometer or the galvanometer, these devices cannot measure the exact value. Clear? sir. The second thing, since ammeter is measuring the current, so it should be connected in series with the circuit. Clear हुआ? Yes, sir. So दो चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई कि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है और दूसरा इसके अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है. तो आप सर्किट कैसे बनाते हैं.
ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब देखो मैं एक सर्किट बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम काम करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, मुझे ये मेजर करना है। तो मैंने क्या किया, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया सीरीज में। क्लियर बेटा? अब इस गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर कॉइल इज जी। ठीक है, तो yes हम क्या sir, करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस कैसे होती है वो हमने करंट इलेक्ट्रिशियन में पढ़ा था। व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द वैल्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द एग्जैक्ट वैल्यू। सो yes मुझे इसका रेजिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए मैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब कोई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, अब रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का लगाएंगे, लो वैल्यू का लगाएंगे। sir, जब low लो value, वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो और लेस हो जाएगा। सो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि जो आपका पास जो अमीटर है उसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। सो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, सो आई कॉल इट विद एस। क्लियर? सो नाउ दिस सेटअप, जिसको मैंने रेड आउटलाइन में रखा है, दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड अमीटर। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज एन अमीटर, तो बोलेंगे अ गैल्वेनोमीटर अलोंग विद अ शंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अमीटर। अ गैल्वेनोमीटर अलोंग विद शंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अमीटर। समझ गए ना लाइन? yes sir, yes sir, तो सपोज दिस गैल्वेनोमीटर इज हैविंग द वैल्यू ऑफ आईजी। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम आईजी करंट ही फ्लो कर सकता है, लेकिन द वैल्यू ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्किट इज हायर देन द वैल्यू ऑफ गैल्वेनोमीटर वैल्यू। तो यहां पर कितना करंट आएगा किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग? आई माइनस आई जी। जंक्शन yes रूल लग गया बेटा। क्लियर? sir, तो अब इस केस में देखिए, और आपको बता देता हूं शंट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ अमीटर बनाने में यूज किया जाता है। वोल्टमीटर में लगाएंगे तब शंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लेस रेजिस्टेंस चाहिए। बात समझ में आया? तो अब इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं जरा। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमें। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे, देखो जितना इस टर्मिनल के बीच में ये जो ए और बी है, इसके बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा गैलोमीटर के अंदर, वो कितना होगा, आई जी इंटू आर जी, वी इज इक्वल टू आई आर। इतना ही हुआ होगा बेटा। और जो शंट है उसमें कितना हुआ होगा, वो हुआ होगा आई माइनस आई जी इंटू एस। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई इज इक्वल्स टू दिस आई माइनस आई जी is equals to rg upon s into ig. So this I will be equals to rg upon s plus 1 into ig. तो मैक्सिमम वैल्यू और शंट की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आई निकाल सकते हो, अगर आई की वैल्यू पता है तो आप शंट निकाल सकते हो। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? no sir, दिस इज द मेथड हाउ वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। सो लास्ट इज वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बेटा? वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज। तो इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होना है। इट मींस इट शुड हैव हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो कैसे करते हैं करेक्ट। सपोज आपके पास ये हमारे पास पॉइंट है, इस ए और बी के बीच का हमें पोटेंशियल मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे अलोंग विद हाई रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो इसको शंट नहीं कहते हैं, ये शंट नहीं होता है।
अब इसके अंदर सपोज मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज IG. So this combination is called voltmeter. A galvanometer with a high resistance in series is called voltmeter. Clear? Yes, sir. So यहाँ पे भी इक्वेशन अप्लाई कर दो. कैसे लगाएंगे? देखो, VAB is equals to how much? IG करंट गैल्वेनोमीटर में भी है प्लस IG करंट रेजिस्टेंस में भी है. तो IG इंटू सॉरी RS नहीं होता, RG होगा. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG plus R. This is the method how we measure the potential drop. क्लियर हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सबसे पहली चीज हाई सेंसिटिविटी. क्लियर? सेकंड हाई एक्यूरेसी. और डिसएडवांटेज क्या है बेटा? ये जरूर पता होना चाहिए. कांट मेजर DC. Yes. DC मीन्स डायरेक्ट करंट. इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ AC को मेजर कर सकता है. ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसका? डिसएडवांटेज क्या है? इट इज हाईली सेंसिटिव. डेलिकेट बहुत है. तो डेलिकेट है तो इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना इतना इजी नहीं है. तीसरी चीज क्या है? इसके अंदर एरर्स जनरेट हो सकती हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एरर जनरेट हो सकती है. जैसे आपका जो स्प्रिंग यूज किया है उस स्प्रिंग को में डैमेज क्रिएट हो जाए. ठीक है ना? और स्प्रिंग को बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मैकेनिकल जो एरर्स आती हैं वो क्रिएट हो जाए. जो आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया है अगर वो 100% रेडियल नहीं हो पाया तो वो भी एक तरह का डिसएडवांटेज है. तो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. बट अगर हमें आपको एसी ही मेजर करना है और उसकी हाई अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी चेक करनी है, लैबोरेटरी पर्पस में यूज करना है, सो वी विल प्रीफर मूविंग कॉइल कैलमीटर ओवर एनी अदर अमीटर और वोल्टमीटर. क्लियर हो गया?